marks question, unseen passage. Unseen passage. This question is for 10 marks. Today we will discuss what is unseen passage, how to read and how to answer. ठीक है, आज हम अपठित बोध, unseen passage, अपठित बोध गद्यांश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह प्रश्न परीक्षा में, एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स 10 अंक के लिए दिया जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिए। हमारा विषय है हमारा विषय क्या है? गद्यांश। ये भी स्पेलिंग करेक्ट है, ये भी स्पेलिंग करेक्ट है। 10 अंक 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, अपठित, अ प्लस पठित, अपठित, अनसीन पैसेज। अनसीन गद्यांश मतलब पैसेज है। अनसीन पैसेज एंड अनसीन पोएम। अपठित बोध गद्यांश, और पहले क्या देते थे? काव्यांश, कवितांश देते थे। लेकिन ये बार इस बार आपके सिलेबस में जो है गद्यांश 10 मार्क्स के लिए दिया है, कवितांश काव्यांश को नहीं दिया है। गद्यांश क्या है? एक पैसेज है, एक पैराग्राफ है, उसके पीछे 5 प्रश्न है 10 मार्क्स के लिए। कैसे है, क्या है, 2 एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। किसी भी भाषा को सीखने के क्रम में तथा ज्ञान विज्ञान के विस्फोट के इस युग में जानकारी प्राप्त करने में पठन कौशल एक विशिष्ट भूमिका का निर्वाह करता है। विभिन्न प्रकार के विषयों की सामग्री को आत्मसात करने के लिए आवश्यक है कि छात्र उस सामग्री को पढ़कर समझे, उस पर चिंतन मनन करे और फिर उस पर शुद्ध, स्पष्ट एवं सुसंगत रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सके। इसके लिए अर्थग्रहण का अभ्यास आवश्यक है। अर्थग्रहण का यह अभ्यास 2 प्रकार से किया जा सकता है, पूर्व पठित सामग्री के माध्यम से तथा किसी अपठित सामग्री को आधार बनाकर। इन दोनों प्रकार की सामग्री का अपना अपना महत्व है, किंतु अर्धग्रहण की योग्यता के मूल्यांकन में अपठित सामग्री की अपनी एक विशिष्ट उपयोगिता है। विद्यालयी स्तर पर अर्धग्रहण के मूल्यांकन के लिए पठित सामग्री प्रायः पाठ्यपुस्तक से संबंधित होती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र उस सामग्री के एकाधिक बार संपर्क में आ चुका होता है और फलस्वरूप वह सामग्री छात्र के पूर्व ज्ञान का एक अंश बन जाती है। ऐसी स्थिति में पठित सामग्री के माध्यम से छात्र के अर्धग्रहण परीक्षा को पूरी तरह उसकी अर्धग्रहण योग्यता का निरपेक्ष परिचायक नहीं माना जा सकता है। इसके विपरीत अपठित सामग्री छात्र के पूर्वानुभव का अंग नहीं होती, अतः उसके आधार पर मूल्यांकन से छात्र की स्वतंत्र सोच समझ पर आधारित अर्धग्रहण योग्यता को उजागर किया जाता है। इस कारण यह माध्यम पठित सामग्री की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अपठित गद्यांश की सामग्री के अंतर्गत लेख, निबंध, समाचार, विज्ञापन आदि हो सकते हैं।
अपठित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जाए। क्या क्या है? पूछे गए प्रश्न में अंतर्निहित उद्देश्य को समझकर ही प्रश्नों के उत्तर खोजे जाए। प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत सामग्री में निहित रहते हैं, इसलिए गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। अपने उत्तरों को प्रस्तुत सामग्री तक ही सीमित रखना चाहिए। विषय से संबंधित पूर्व प्राप्त अन्य जानकारी के उल्लेख से बचना चाहिए, क्योंकि अर्धबोध परीक्षण का आधार प्रस्तुत सामग्री ही है। उत्तर लिखते समय सरल, सुबोध, सहज भाषा का प्रयोग अपेक्षित है। यथासंभव अपठित गद्यांश में प्रयुक्त शब्दावली के प्रयोग से बचे। नीचे अपठित गद्यांश और तत्संबंधी प्रश्नों के 2 उदाहरण दिए जा रहे हैं। उदाहरण 1, उदाहरण 2। ठीक है, मैं एक पैसेज पढ़ता हूं, आप देखिए। तुम अपने जीवन के आगे काल्पनिक प्रश्न चिन्ह क्यों लगाते हो? जो उपस्थित नहीं उससे भय क्या? अगर तुम्हारी कल्पना में शंकाओं एवं संदेहों के आने का मार्ग है तो इसे बंद कर दो और दूसरी ओर की खिड़की खोल लो, जिसमें से उत्साह, आशा व सफलता की बयार आती है। भिखमंगों के डर से क्या तुमने रोटी पकाना छोड़ दिया है? मृत्यु के डर से यदि तुम जीना नहीं छोड़ते तो कठिनाइयों के डर से कार्य ना करना कौन सी बुद्धिमत्ता है? उस नाविक को देखो जो समुद्र में नाव खोने चला है। उसे मालूम है कि समुद्र की लहरों के थपेड़ों से उसकी नाव चकनाचूर हो सकती है। आंधी से पाल तार हो सकता है। मस्तूल गिरकर टूट सकता है, पर इन सब से घबराकर क्या वह समुद्र में जाना छोड़ दे? समुद्र कितना ही विशाल क्यों न हो, पर उसकी विशाल साहसी भुजाओं का मुकाबला कर सकने की शक्ति उसमें नहीं है। इसलिए तुम भी संसार की कर्मस्थली में उतर जाओ, अन्यथा चिंता एवं निराश के सागर में डूब जाओगे। यह एक पैसेज है, उसमें प्रश्न है, देखिए। क्या है? काल्पनिक प्रश्न चिन्ह से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? लेखक ने नाविक के दृष्टांत द्वारा क्या प्रेरणा दी है? लेखक ने नाविक के दृष्टांत क्या प्रेरणा दी है? ये 2 प्रश्न है, देखिए।
काल्पनिक प्रश्न चिन्ह से क्या अभिप्राय है? लेखक ने नाविक के दृष्टांत से क्या प्रेरणा दी है? काल्पनिक प्रश्न चिन्ह से क्या अभिप्राय है? इसका क्या मतलब है? किसी समस्या के ना होने पर भी उसके होने की कल्पना करना। किसी समस्या के ना होने पर भी होने की कल्पना करना काल्पनिक प्रश्न चिन्ह। समस्या नहीं आती है फिर भी संभावना, समस्या की संभावना से जो है डरना, ना होने पर भी होने की कल्पना करना काल्पनिक प्रश्न चिन्ह कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? लेखक ने नाविक के दृष्टांत से, उदाहरण से, दृष्टांत का मतलब उदाहरण से क्या प्रेरणा दी है? समुद्र में नाव लेकर जाने पर आने वाले विपत्तियों की संभावना के बाद भी नाविक समुद्र में नाव लेकर उतर पड़ता है। उन विपत्तियों के भय की, आतंक की कल्पना करके हिम्मत नहीं छोड़ बैठता। हमें भी उसी प्रकार घबराए बिना संसार सागर में उतरना चाहिए। इस प्रकार नाविक सेलर, नाविक का मतलब सेलर, समुद्र में नाव चलाता है विदाउट एनी फियर, बिना डर कर। उसी प्रकार हम भी संसार सागर में जो है उतरना है और संघर्ष के साथ समस्याओं को झेलते हुए आगे बढ़ना है। भय और डर होना, भय होना ये जरूरत नहीं है। नाविक जिस प्रकार विदाउट फियर, बिना डर कर जैसे समुद्र में नाव चलाता है, उसी प्रकार हम भी बिना भय के कारण, बिना भय से जो है जीवन में उतरना चाहिए और पार करना चाहिए। और दो है और दो प्रश्न है, देखिए। प्रश्न 3, प्रश्न 3 क्या है? लेखक ने मनुष्य को विपत्तियों में हतोत्साह न होने के लिए कौन कौन से दृष्टांत दिए हैं? लेखक ने मनुष्य को विपत्तियों में हतोत्साह न होने के लिए हतोत्साह, हत प्लस उत्साह, हतोत्साह न होने के लिए कौन कौन से दृष्टांत दिए हैं? दृष्टांत, उदाहरण। दृष्टांत मतलब कौन कौन से दृष्टांत दिए हैं? लेखक ने मनुष्य को विपत्तियों से देखिए सुनना जैसा दिख रहा है। विपत्तियों में हतोत्साह ना होने के लिए, ना डरने के लिए कौन कौन से उदाहरण दिए हैं? क्या है? भिकमंगों के होते हुए भी भोजन का आयोजन करना, मृत्यु के भय के बावजूद जीने की कामना करना,
उदाहरण दिया है। क्या दिया है? भिक्षुकों के होते हुए भी भोजन का आयोजन करना, मृत्यु के भय के बावजूद जीने की कामना करना, सागर में नाव के डूब जाने की संभावना के बाद भी नाविक का समुद्र में नाव लेकर जाना, ये जो है उदाहरण दिया है लेखक ने न डरने के लिए। ओके, और लास्ट क्वेश्चन क्या है? समुद्र मनुष्य की विशाल शक्ति का मुकाबला करने में क्यों अक्षम है? मनुष्य की शक्ति समुद्र की शक्ति से कहीं अधिक प्रबल है। मैं देखता हूं समय कितना हुआ। क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? समुद्र मनुष्य की विशाल शक्ति का विशाल शक्ति का मनुष्य की विशाल शक्ति का मुकाबला करने में क्यों अक्षम है? सक्षम अक्षम, सक्षम अक्षम। समुद्र मनुष्य की विशाल शक्ति का मुकाबला करने में क्यों अक्षम है? अक्षम मतलब क्यों विफल है, क्यों दुर्बल है, क्यों विफल है? आंसर क्या है? क्योंकि मनुष्य की शक्ति समुद्र की शक्ति से कहीं अधिक प्रबल है। मनुष्य की शक्ति समुद्र की शक्ति से अधिक प्रबल है, तेज है, इसलिए समुद्र जो है मनुष्य को कुछ नहीं कर सकता है। समुद्र। इस पैसेज जो है ये अनसीन पैसेज है, अपठित बोध गद्यांश है। इसमें एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा और 4 प्रश्न पढ़कर मैंने चर्चा की है। आप भी थोड़ा प्रयास कीजिए और पाठ्य पुस्तक के अलावा दूसरी किताबें आप पढ़िए और एक पैसेज पढ़िए और एक थोड़ा अभ्यास कीजिए। बार बार अभ्यास करने से अपठित बोध ये प्रश्न में से जो है 10 मार्क्स में से 10 मार्क्स आउट ऑफ 10 में से 10 आउट ऑफ आउट आपको मिल जाएंगे। ओके, ध्यान पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छी तरह पढ़ना, और कुछ डाउट है तो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे भेजिए। मेल एड्रेस भी है balakrishnaghali2006@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 9491169096। व्हाट्सएप ग्रुप में डाउट भेजिए, नहीं तो मेल में भेजिए। मैं संदेह को निवृत्त करने के लिए प्रयत्न करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।